वेलकम स्टूडेंट्स। ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके लिए इस क्लास में सामान्य हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी जो पिछले एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस क्लास को फुल वॉच करें और हो सके तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। फुल वॉच करें इस क्लास को। अब हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये पिछली बार 2018 के यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब आप पूछेंगे कौन कौन से, तो वो हो जाएंगे कर्तवाच्य, और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। ये तीनों वाक्य के भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। इस रेखांकित में अव्यय का भेद आपके लिए बताना है। रेखांकित पद में अर्थात दिन भर ये एक रेखांकित पद है। इसमें आपके लिए अव्यय का भेद बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपके लिए मैं बता दूं, वह दिन भर पढ़ता रहता है इस रेखांकित पद में निपात अव्यय है। निपात ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निपात अव्यय है। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार याद कर लीजिए तथा अपनी नोटबुक पर इसे नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। उन्हें निपात अव्यय बोला जाता है। जैसे आपके लिए उदाहरण दूं मैं, उदाहरण के रूप में ही, भी और तो हो जाएगा एक, तो तक हो जाएगा, और हो जाएगा भर हो जाएगा, देन केवल हो जाएगा, केवल डिस्टिवी वाला केवल नहीं, ये वाला केवल। ये हो जाएगा हमारा वह दिन भर पढ़ता रहता है। इसका रेखांकित पद निपात अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये मैंने इसके उदाहरण दे दिए हैं। एक बार आपके लिए डेफिनेशन बता देता हूँ। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, केवल, तो, तक, भर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या अर्थ है। कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन या फिर ये कोष्ठक चिन्ह जो है वो इनमें से क्या दर्शाता है। इनमें से क्या दर्शाता है, कौन सा विराम चिन्ह है। ये प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, और ये दोनों ऑप्शन एक से हो गए हैं। कोई बात नहीं, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या फिर विस्मयबोधक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम विस्मय आदि बोधक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विस्मय बोधक। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विस्मय बोधक चिन्ह। इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। बताइए इस मुहावरे का आपके लिए अर्थ बताना है। बाल की खाल निकालना,
राइट आंसर दीजिए। आपके लिए बता दूं मैं, हमारे इस चैनल पर आपके लिए सभी प्रकार की जीके मिलती है, चाहे वो जीके यूपी से रिलेटेड हो, एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड जीके मिलती है, तथा हिंदी की क्लासेस भी इस पर मिलती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। बताइए, बाल की खाल निकालना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बहुत मीन मेख निकालना है। बहुत मीन मेख निकालना है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति में इसका क्या अर्थ है? ये आपके लिए लोकोक्ति दी गई है एक। इसका क्या अर्थ है? थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, या फिर सुख ही सुख होना। राइट आंसर दीजिए इसका। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा थोड़े दिन का सुख है, थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन ए। आपने भी सुना होगा, कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। नेक्स्ट है, इस निम्नलिखित साहित्य में रस का क्या अर्थ है? ये आपके लिए दिए गए हैं, इनमें से साहित्य का रस बताना है आपके लिए। राइट आंसर दीजिए। तो साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को रस कहते हैं। साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समझ गए? साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को साहित्य में रस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? बताइए, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ये हिंदी के सभी क्वेश्चन में आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रथम पाली के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न 26/10/2018 में प्रथम पाली में पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो आपके लिए बता दूं, दोहा छंद के 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के कितने चरण होते हैं? 4 दोहा छंद के चरण होते हैं। ये विषम मात्रिक छंद है। ये विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन बताई अभी अभी। दोहा ये विषम मात्रिक छंद होता है। दोहा छंद जो है ये विषम मात्रिक होता है, और इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। बताइए, इनमें से कौन से कारक भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं? राइट आंसर दीजिए इसका। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। आपने पढ़ा भी होगा अर्थालंकार, शब्दालंकार एंड अर्थालंकार। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, वो हैं अलंकार। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है, या, रे, ले, वे, ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? या, रे, ले और वे, ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? इसका आंसर दीजिए। तो ये या, रा, ले, वे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ, दांत, तालु और होठ लगभग आपस में सेट रहते हैं और वायु मुख के अंदर ही रहती है। ये अंतःस्थ व्यंजन की डेफिनेशन है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मैं आपके लिए
दोबारा डेफिनेशन बता देता हूँ अंतःस्थ व्यंजन की। तो ये इनके उच्चारण के समय जीभ, दांत, तालु और होठ लगभग आपस में सेट रहते हैं और वायु मुख के अंदर ही रहती है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कृपा शब्द स्त्रीलिंग है। मित्र, कार्य तथा त्योहार शब्द पुल्लिंग हैं। ये तीनों पुल्लिंग हैं, ये तीनों पुल्लिंग हो जाएंगे और ये हो जाएगा राइट ऑप्शन स्त्रीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब इस वाक्य में आपके लिए कारक बताना है। बताइए उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कर्ता कारक है। नेक्स्ट हमारा विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण जो होता है वह किस शब्द की विशेषता बताता है? इसका राइट आंसर दो, राइट आंसर दो इसका। तो विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, जैसे काली कमीज, काली कमीज, इसमें ये विशेषण इसकी विशेषता बता रहा है। तथा नीला आकाश, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल इसके बता दिए हैं। नीला आकाश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विशेषण संज्ञा की शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण जो है वो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर दीजिए। फिर ये है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? इसका दीजिए राइट आंसर। दोनों का दीजिए जल्दी, दोनों का राइट आंसर दीजिए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तथा व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो पहला हो जाएगा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन कौन से भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। अब नीचे है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का अर्थ समय है। व्याकरण में काल का अर्थ समय है। नेक्स्ट है ये ताले की चाबी है, इस रेखांकित में कौन सा कारक है? ये एक रेखांकित है ताले की, इसमें कौन सा कारक बताना है? यह आपके लिए पूरा वाक्य दिया गया है। ये ताले की चाबी है, यहाँ से यहाँ तक ये ताले की चाबी है। इसमें इस वाक्य में आपके लिए कारक बताना है ताले की। तो रेखांकित में संप्रदान कारक है, इस वाक्य में की का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया गया है। संप्रदान कारक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर दीजिए इसका। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके लिए स्त्रीलिंग बताया था, इसमें आपके लिए पुल्लिंग बताना है। तो वो हो जाएगा दिए गए विकल्पों में संचालक शब्द पुल्लिंग है। संचालक शब्द पुल्लिंग है क्योंकि भवदिया, दिव्या तथा साध्वी ये स्त्रीलिंग के रूप में आते हैं तथा ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी संचालक, ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आपके लिए बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो वो हो जाएगा परख शब्द तद्भव है।
जो परीक्षा तत्सम शब्द से बना है। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। तो परक शब्द जो है वो एक तद्भव है, एक तद्भव है। जो परीक्षा तत्सम शब्द का बना है और ये तत्सम हो जाएंगे, शोक, पृथ्वी, चंद्र। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए क्लास कैसी लगी एक बार जरूर लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके लिए सभी प्रकार की जीके तथा हिंदी की क्लासेस मिलती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।